नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोर्किडिज्म। यानी कि जब मेल चाइल्ड पैदा होता है और उसका एक या दोनों टेस्टिस अंडकोश में नहीं होता, तो फिर इसको बीमारी को अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। ऐसा लगभग जो फुल टर्म 9 महीने पे पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनमें लगभग 3% बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है। और जो लोग 9 महीने पूरा होने के पहले जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें लगभग 10 से 40% बच्चों में यह बीमारी प्रेज़ेंट हो सकती है। तो इस बीमारी को लेके पेरेंट्स काफ़ी एंग्शियस रहते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और एग्ज़ैक्टली कब इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसको लेकर बहुत एंग्ज़ायटी रहती है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे बात करेंगे। यहाँ मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो बच्चे अनडिसेंडेड टेस्टिस के साथ पैदा हुए हैं, जो 3% बच्चे पूरे 9 महीने पे पैदा हुए, उनमें लगभग 1 साल पूरा होने तक लगभग 1/3 बच्चों में यह टेस्टिस जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे वैसे ही पहुंच जाता है, मतलब स्पॉन्टेनियसली अपने सही जगह पर पहुंच जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो हम ये कहते हैं कि जब ये बीमारी होती है तो 6 से 12 महीने तक का पहले तो इंतज़ार करना चाहिए, बच्चे को 1 साल का होने देना चाहिए। तो हो सकता है ये बीमारी अपने आप ही नेचुरली लगभग 1/3 बच्चों में ठीक हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तभी हमें यूरोलॉजिस्ट से मिलकर उसे आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है, क्यों ये बीमारी होती है, कारण क्या होते हैं इसके। कारणों की अगर मैं बात करूं तो पहला कारण तो ये है कि बच्चा अगर पूरे 9 महीने पे पैदा नहीं हो रहा है, प्री टर्म बच्चा है, तो उनमें इसकी इंसिडेंस ज़्यादा है। हालांकि इस बीमारी के एकदम एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है, पर ये कुछ 4-5 रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हमेशा दिखते हैं। तो पहला मैंने बता दिया, पूरे 9 महीने पे अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा, अगर बच्चे का बर्थ वेट कम है, लो बर्थ वेट है, तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तीसरा जो है, अगर बच्चे की माँ अपनी प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हैं, तो फिर ये जो है प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। चौथा कारण ये है कि एनवायरमेंटल केमिकल्स का एक्सपोज़र पेस्टिसाइड के माध्यम से, कंटैमिनेटेड फूड के माध्यम से अगर माँ को हुआ है, तो उसमें कुछ एंटी एंड्रोजेनिक, एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स इस तरह के होते हैं, जिनसे ये प्रॉब्लम सामने आती है। इसके अलावा जिन बच्चों की फैमिली में हिस्ट्री रही है, जेनेटिकली कुछ ऐसे जीन्स और सिंड्रोमिक बच्चे हैं जिनको और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी यह अनडिसेंडेड टेस्टिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर इन टेस्टिस को अंडकोश तक पहुंचना है, पहले तो ये टेस्टिस डेवलप ही पेट में होते हैं, किडनी के बगल में होते हैं। जैसे पेट के पिछले हिस्से में किडनी डेवलप हो रही है, तो उसके मीडियल साइड पे यानी उसके बगल में टेस्टिस जो है हमारा डेवलप होता है। तो इन पेट में डेवलप होने वाली टेस्टिस जो है वो बच्चे की ग्रोथ के साथ साथ धीरे 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 करके, पहले ये डीप इंग्वानल रिंग होती है, पेट में एक छेद होता है, उस तक पहुंचती है। फिर इससे नीचे ये हमारे जांघों के जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको हम इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, इंग्वाइनल कैनाल कहते हैं, इस कैनाल के थ्रू जाते जाते फिर वो अपने अंडकोश तक, फाइनल पोजीशन तक पहुंचती है। अब इसमें कई जीन्स, हार्मोन्स और टिश्यूज़ का रोल होता है। किसी भी कारणवश अगर जीन्स में, हार्मोन्स में कोई खराबी आ गई या बच्चा ही जल्दी आ गया बाहर, तो ये पूरी जो लाइन ऑफ डिसेंट है टेस्टिस की, पेट से शुरू होकर जो नीचे तक आने की प्रक्रिया है, ये पूरी नहीं हो पाती। पूरी नहीं हो पाती तो जैसे बच्चा 8 महीने पे है या 7 महीने पे है, तो उसकी स्टेज के हिसाब से टेस्टिस इंग्वाइनल रीजन में हो सकता है, डीप रिंग के पास हो सकता है या पेट के अंदर हो सकता है। तो इस पूरी लाइन में टेस्टिस जो है कहीं भी जाकर अटक सकता है। तो ऐसे अटकाव की स्थिति में डॉक्टर पहले तो बच्चे का परीक्षण करते हैं। तो पहले जब परीक्षण करते हैं तो पेट के अंदर तो डॉक्टर देख नहीं सकते हाथ से छू के, तो ये इंग्वाइनल रीजन को पहले डॉक्टर पैल्पेट करते हैं, छू कर देखते हैं। इसमें टेस्टिस अगर मिल गई, बहुत बढ़िया, डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। अगर इस लाइन में कहीं भी टेस्टिस नहीं मिली, तो टेस्टिस कहीं और भी हो सकती है, जैसे कि पेनिस के जस्ट बाजू में, पेनिस के आगे की तरफ, या अंडकोश के नीचे जो पेरिनियम का इलाका है, मल के रास्ते और अंडकोश के बीच का जो इलाका है, वहाँ भी टेस्टिस हो सकती है।
और एक थाई का इलाका होता है, जो जांघों का इलाका होता है, वहाँ भी टेस्टिस हो सकती है। तो एक तो हो गया टेस्टिस की जो नॉर्मल लाइन ऑफ डिसेंट है उसमें टेस्टिस का होना, और दूसरा होता है ये एक्टोपिक लोकेशंस, यानी कि जो नॉर्मल लाइन से हट के जो लोकेशंस है वहाँ टेस्टिस का होना। तो ये 2-3 जगह ही हैं जहाँ पे ये टेस्टिस लोकेटेड हो सकती है। तो जब यूरोलॉजिस्ट बच्चे का परीक्षण करते हैं तो इन सभी संभावित साइट्स को छू छू कर देखते हैं कि टेस्टिस कहाँ पर है। टेस्टिस अगर पैल्पेट हो गई तो उसका इलाज अलग है, और टेस्टिस अगर नहीं छूकर समझ में आ रही है तो उसका इलाज अलग है। तो इसके इलाज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि इसकी और डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ क्या हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं उनमें अगर एंडेसेंडेड टेस्टिस की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले पीडियाट्रिशियन या कई बच्चों के माँ-बाप खुद भी एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड और एमआरआई ये 2 जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग अनडिसेंडेड टेस्टिस के बच्चों में होता है। हालाँकि इन सब इन्वेस्टिगेशंस को कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर टेस्टिस इंग्वानल कैनाल में है तो यूरोलॉजिस्ट छूकर ही बता सकते हैं कि वो कैसी है और कहाँ है। और अगर पेट के अंदर है तो उस बच्चे को वैसे भी पेट के अंदर दूरबीन डाल के उस टेस्टिस को देखने की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, तो फिर एमआरआई करके हम क्या करेंगे। तो इन टेस्ट का इस ऐसे बच्चों में प्रयोग का कोई औचित्य नहीं है, एमआरआई का खासकर, क्योंकि इतने छोटे बच्चों में एमआरआई करने के लिए बच्चे को बेहोश करना पड़ता है, तो उसके कुछ रिस्क भी होते हैं। तो ये रिस्क और खर्चा हम क्यों उठाएं जब उससे हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पा रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से सलाह लीजिए और उनसे प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़िए। इलाज की अगर मैं बात करूं तो उम्र के आधार पे है। अगर बच्चा 6 महीने या उससे छोटा है तो यूरोलॉजिस्ट को एक बार दिखाने के बाद 6 महीने बाद फिर से फॉलोअप के लिए कहा जाता है। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो यूरोलॉजिस्ट फिर से परीक्षण करते हैं। तब तक 1/3 बच्चे तो वैसे ही ठीक हो चुके होते हैं, और 1 साल बाद भी जो बच्चे ठीक नहीं होते उनमें फिर टेस्टिस को फिक्स किया जाता है। तो 1 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें अगर टेस्टिस यूरोलॉजिस्ट फ़ील करके लोकेट कर पा रहे हैं कि यहाँ टेस्टिस है, तो उसमें एक छोटा सा चीरा स्क्रोटम में लगाकर, इंग्वानल रीजन में लगाकर इस टेस्टिस को मोबिलाइज़ किया जाता है। इसकी ब्लड वेसल्स को ढीला किया जाता है, छुड़ाया जाता है आसपास के टिश्यूज़ से, और उसको फिर नीचे अंडकोश तक लाके टाँकों के माध्यम से टेस्टिस को स्टिच कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद अगर ध्यान अच्छे से रखा जाए तो ये घाव पूरा भर जाता है, आसानी से भर जाता है। बच्चों में खासकर घाव जल्दी भरता है और फिर टेस्टिस अपने सही जगह पर फिक्स हो जाती है। अगर यूरोलॉजिस्ट इस टेस्टिस को फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि पेट के अंदर है टेस्टिस, तो फिर एक छोटी सी दूरबीन नाभि के पास डाल के और 1-2 छोटे-छोटे और छेद बनाकर, इंस्ट्रूमेंट्स डालकर इस पूरी लाइन को परीक्षण किया जाता है कि पेट से यहाँ तक टेस्टिस कहाँ पे है। उसमें अगर टेस्टिस लोकेट हो जाती है तो ऐसा जो टेढ़ा लाइन है इसको हम शॉर्टकट मारकर टेस्टिस को सीधा अपने ब्लड वेसल से यहाँ से पेट से बाहर निकाल कर और उसको फिर स्क्रोटम में, अंडकोश में फिक्स करते हैं। इसको डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी कहते हैं। ये छोटा सा ऑपरेशन होता है, दूरबीन विधि से हो जाता है, और इससे पेट के अंदर की टेस्टिस को बाहर लाकर फिक्स किया जा सकता है। जिन बच्चों में टेस्टिस की वेसल्स ही सूखी हुई नज़र आ रही हैं, टेस्टिस पूरा ढूंढ लेने के बाद भी नज़र नहीं आ रहा है, उनमें एनॉर्किया होता है, यानी कि वो टेस्टिस जन्मजात रूप से एब्सेंट ही होती है, और इस बच्चों में फिर दूसरी टेस्टिस पर ही वो निर्भर रहते हैं। आइए जानते हैं कि टेस्टिस अगर सही जगह पर ना हो तो बच्चे के फ्यूचर पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला तो है इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी। जिन बच्चों को एक तरफ की टेस्टिस सही जगह पे नहीं है उनमें लगभग 10% बच्चों में सीमेन यानी वीर्य में गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं, और जिन बच्चों में दोनों तरफ ये बीमारी है उनमें 30 से 35% बच्चों में ये सीमन की गड़बड़ियाँ दिखने में आती हैं, और आगे चल के बच्चा पैदा करने में परेशानी सामने आ सकती है। दूसरा जो प्रमुख प्रॉब्लम है, टेस्टिस अगर सही जगह पर ना हो तो उसका टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हो पाता, तो ऐसे टेस्टिस में कैंसर बनने की संभावना ही रहती है आगे चल के। नॉर्मल लोगों से 2 से 5 गुना ज़्यादा ऐसे बच्चों में टेस्टिस के कैंसर होने की संभावना होती है। तो ये प्रभाव ना हो इसलिए 1 साल के अंत पे बच्चे का ऑपरेशन करके टेस्टिस को सही जगह पे फिक्स किया जाता है। एक वो पॉपुलेशन भी है बच्चे की जिनमें टेस्टिस जो है टेम्पररी रूप से जब जब यूरोलॉजिस्ट परीक्षण करते हैं तो टेस्टिस को खींचकर नीचे लाते हैं तो टेस्टिस वहाँ ठहरा रहता है,
लेकिन जैसे ही थाई में कोई स्टिमुलस मिलती है, तो वो टेस्टिस वापस ऊपर चढ़कर पेट के निचले हिस्से में पहुँच जाता है। तो ऐसे अंडकोश को, टेस्टिस को हम रेट्रैक्टाइल टेस्टिस कहते हैं और ये एक नॉर्मल वेरिएशन है। ऐसे बच्चों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और शरीर पे कोई ख़ास प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तो ये था रेट्रैक्टाइल टेस्टिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।